नमस्कार साथियों। आज स्पॉटिंग एरर पढ़ते हैं जो एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट में आए हुए हैं। मैं लेके आया हूँ 10 ऐसे सेंटेंसेस जो एसएससी के अंदर भी आए हैं, बैंक पीओ में भी आए हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी आए हैं। तो उनको अभी सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला वाला वाक्य है, फर्स्ट वाक्य है द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। देखो, क्रिमिनल को फांसी की सजा दी गई। इसका मतलब ये नहीं है, हंग का मतलब था खूंटी पे टांकना। और इसकी सेकंड फॉर्म, ये दो मीनिंग होते हैं इसको, इसके हैंग के। एक तो होता है हैंग का, हैंग्ड, हैंग्ड, और दूसरा होता है हैंग, हंग, हंग। हंग का मतलब था खूंटी पे टांगना, तो फांसी पर लटकाएंगे तो हैंग्ड होगा। तो इसका एरर है वो हंग का हैंग्ड हो जाएगा। दूसरा है ही सेड दैट ही विल हेल्प मी टू सिक्योर ए डिसेंट जॉब। इसके अंदर क्या है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सॉरी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यदि हम वाक्य बनाते हैं तो हमेशा कभी भी अगला वाला वाक्य जो आएगा और दैट के बाद वाला, वो हमेशा कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य कभी नहीं होगा, अफर्मेटिव में रहेगा। असर्टिव में रहेगा। असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के असर्टिव कहते हैं। तो दैट के पहले वाक्य में सेड होता ही होता है, यानी पास्ट टेंस है। तो इंग्लिश रूल के अनुसार सेड के बाद में आने वाला वाक्य भी पास्ट में होगा। अतः विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। इसलिए हमारा एरर है यहाँ विल वाला, तो ये वुड बन जाएगा। कभी ऐसे मत लिखना कि ही विल, तो ये पास्ट में है। सैड को देख के चला करो आप। अगर यहाँ सैड है तो आगे कुछ ना कुछ पास्ट ही मिलेगा आपको। तीसरा है वी हैड स्वाम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। यहाँ स्वाम क्या है, ये हेड क्या है, हेड है, पास्ट है, परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्वम होता है। तो इसकी क्या होती है, स्विम, स्वाम, स्वम, स्विम, स्वाम, स्वम। ये इसकी थर्ड फॉर्म है। इसलिए हमको वहां क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म करना, हैड स्वम होगा, नहीं कि हैड स्वाम। ये तीसरा एरर है। ये शशि में आया हुआ है, ये शशि में आया हुआ है, और ये SBI PO में आया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है a quarrel arose between the 5 members and for a time it appeared as if the party had been heading for a split। इसका क्या नियम है, ये देखो बिटवीन है ये, और आगे संख्या क्या लिखी है, अपने आप में 5 बता रहा है। यहाँ अगर 2 लिखा होता तो यहाँ बिटवीन आ जाता। बिटवीन ऑलवेज, हमेशा बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में होता है। कभी भी 2 से ज़्यादा या 2 से कम के बीच में हो ही नहीं सकता। इसलिए बिटवीन द 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा। हाँ, एक अपवाद और है, एक अपवाद है, इसका वाक्य भी लाया हूं मैं। यदि 2 से ज़्यादा 3 या अधिक कोई देश में संधि या ट्रीटी होती है, किसी भी देश में 2 या 3, जैसे रशिया, कनाडा, जापान, इराक, जो भी 3 हो चाहे 4 हो, तब हमें वहाँ पे अमंग नहीं लगाएंगे। वहाँ हम बिटवीन नहीं, सॉरी, वहाँ हम बिटवीन ही लगाएंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे ही नहीं। लेकिन अमंग का प्रयोग 3 में, बिटवीन का 2 में, अमंग का 2 से ज़्यादा में। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा होके भी बिटवीन आ रहा है, क्यों कि यहाँ ट्रीटी हो रही है। इसलिए एक वाक्य बनाया लाया हूं मैं, ए न्यू ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड कनाडा। 3 देश हो गए, 1 2 3, लेकिन फिर भी क्या आया, बिटवीन आया, क्योंकि ये ट्रीटी हो रही है। ट्रीटी के लिए हमेशा आपको बिटवीन ही लगाना है, अमंग का प्रयोग नहीं करना है। 5वां सेंटेंसेज है द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। देखो, इट्स है, ये इट्स लगा रखा है कुछ ना, इसका मतलब है ये फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है। फॉर ए पिकनिक होता है हमेशा, ये फ्रेज फिक्स है, इसलिए आप इट्स की जगह ए लगाए, ए फॉर ए पिकनिक। छठा है इफ इट्स स्नोड टुमारो वी विल गो स्केटिंग। देखो ये क्या है, ये ईप और वहन, ये कहाँ थे,
ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन सेंटेंस टाइप 1 होता है। जो जब कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 होता है या कोई सी भी कंडीशन सेंटेंस होता है, तो इसके अंदर हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। कभी भी ईफ और व्हेन के साथ में जो वाक्य जुड़ेगा, ये सबऑर्डिनेट कभी भी पास्ट में नहीं लिखा जाएगा, अगला वाला पास्ट में होगा। इसका नियम ही है कि कंडीशन टाइप 1 है, ईफ एवं व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, नेक्स्ट क्लॉज के साथ विल आएगा, अगले में विल आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्नोज हो जाएगा, स्नो का स्नोज हो जाएगा, ये एरर है अपना। सातवां है जो SBI PO में आया हुआ है, नाइदर रमेश नोर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। न तो रमेश और न ही मैं हैदराबाद जा रहे। इसका मतलब ये है कि जब एक कोरिलेटिव होते हैं, कोरिलेटिव सेंटेंसेस जब कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, हमेशा अगला यहाँ क्या लिखा है अगला नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ ये नोर लिखा है, और लिखा है, नॉट ओनली बट आल्सो लिखा है। तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट आता उसी के अनुसार हमको वर्ब लगानी पड़ेगी, नहीं कि दूसरी। जैसे यदि आई की जगह दे होता तो क्या करते हैं, आर लगा देते, क्योंकि नोर दे आर ऐसे हो जाता। लेकिन यहाँ तो आई है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहाँ मैं कर दूं दे तो यह आर रहेगा, यहाँ मैं कर दूं यू तो आर हो जाएगा। यहाँ कोई प्लूरल ए जोड़ करके कुछ भी चीज है तो आर होगा, लेकिन सिंगुलर है, आई है यहाँ, तो इसके अनुसार ही अपन लेंगे। सिंगुलर वर्ब का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ये वर्ब का प्रयोग होगा। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का रूल है। यहाँ प्लूरल लिखा है, जैसे यहाँ 4-5 आदमी का नाम लिख दिया या दे लिख दिया, तो यार यहाँ तो दे लिखा है और यहाँ आई लिखा तो आर होगा, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे पहले वाले में कोई मतलब नहीं, अपन को इसी के अनुसार काम में लेना वर्ब। नेक्स्ट है जो SSC में आए हुए हैं, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। रिसेप्शनिस्ट ने जो भी है एंड बाद में देख लेना। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, अब ये कौन सा है और ये क्या है बताया हमने, WH जहां भी जुड़ता है, जहां भी WH वाला वाक्य जुड़ता है तो अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है, उसमें दैट की उसकी जरूरत नहीं है। और इसका फार्मूला होता है WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऐसे बनाना है इस वाक्य को, आपको इसको अफर्मेटिव बनाना है। प्रश्नवाचक होता ही नहीं है WH के बाद के अंदर जब दो वाक्य जुड़ते हैं। तो देखो ये WH है तो इसका फार्मूला हो गया WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आप याद रखना। तो ये WH प्लस सब्जेक्ट ये आएगा, और फिर ये टेंस कौन सा है, हु डू आई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ देखो आस्ट लगा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, WH सब्जेक्ट वर्ब, और इसका सही उत्तर होगा 8वें में है whom I wanted। whom ये who है था, who नहीं होता है, ऑब्जेक्ट whom होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है whom, और whom I wanted ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इसलिए आगे दोबारा ऑब्जेक्ट आने की मतलब ही नहीं हो सकता। तो इसका ये फार्मूला होगा whom I wanted। तो इस नेक्स्ट है 9, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल। IIT खड़गपुर में आया हुआ है 9th वाला। तो इसका क्या होगा, यू पे होगा। क्यों होगा, जब मेन क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। मेन क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट याद रखना, मेन क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रेजेंट नहीं, तो अगला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये फ्यूचर टेंस सही है, ये फ्यूचर टेंस है, तो अगला वाला ईफ लगा दो, एज लॉन्ग एज लगा लो, व्हेन लगा दो, तो अगला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। 10th वाला है
प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज ए डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन अनदर कंप्यूटर। ये IIT खड़गपुर में आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज। क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव है, नहीं कि इंट्रोगेटिव। प्रश्न 8 के अनुसार ही इसका रूल है, 8वें में जो था वही इसका रूल है। तो इसका क्या बन जाएगा, हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज, यहां इज आएगा। क्योंकि ये तो अभी प्रश्नवाचक दिखा रहा है, जबकि प्रश्न वाला हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर सही है हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर ही होगा। इसका रूल भी यही है, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है। थैंक यू दोस्तों, अगले वाले कल फिर 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका क्या जाता है।